डायरेक्शन कोसाइंस डीसीएस ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन। समझे? कल हमें ये बताया ही गया था कि 3D क्यों हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, ये सब हमको बता दिया गया था। पहले डीसीएस की थ्योरी देखता हूं। ये हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, एक कोई लाइन अगर गिवन है, सॉरी चलो डाले देता हूं। अगर ऐसे कोई लाइन हमको गिवन है और इस लाइन के हमसे वो डीसीएस जानना चाहता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। पहले थ्योरी देखें। उस गिवन लाइन के पैरेलल मैं एक लाइन डालूंगा थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास आउट होगी। ये हमारी गिवन लाइन है। इस लाइन के डीसीएस फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, उस गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन डाली जो ओरिजिन से पास आउट हो रही। अच्छा, उस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन अगर अल्फा है, कितना है अल्फा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन बीटा है, जेड एक्सिस से गामा है पॉजिटिव डायरेक्शन से। किसी भी लाइन के डीसीएस क्या होते हैं वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। उस लाइन को मैं एक फिर कैसे निकालते हैं, क्या इनका मैथ्स में रोल है, वो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। होता क्या है कि ग्राफ बनाए फटाफट जल्दी से, फिर थ्योरी लिखते हैं। इफ इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन with positive direction of x comma y comma z axis respectively, if ग्राफ बनाए। उसके बाद टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ये गिवन लाइन थी, इसके डीसीएस फाइंड आउट करने थे। क्या बोला, उसी के पैरेलल एक लाइन ओरिजिन से ड्रा करो। फिर बता रहा हूं डीसीएस होते क्या है। इफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन, लैंग्वेज लिखे मेरे साथ साथ, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली इज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, then cos of alpha comma cos of beta comma cos of gamma called DCS of line, called DCS of a line। नोट कर लिया? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक तो यही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जब मैं आपको स्ट्रेट लाइन में स्लोप पढ़ाता हूं, स्लोप ऑफ अ लाइन, वो होती है tan ऑफ थीटा, और थीटा क्या बताया गया है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन, ये थीटा। यहां मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों मेंशन नहीं कराया? मेन पॉइंट तो यही है। थ्योरी इतनी है क्या कि अगर किसी लाइन का इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन अल्फा, बीटा एंड गामा है, तो हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डीसीएस ऑफ द लाइन बोलते हैं, जिनको हम लोग आल्सो डिनोटेड बाई एल कॉमा एम कॉमा एन रेस्पेक्टिवली। यानी कि कॉस अल्फा को हम लोग एल बोलते हैं, कॉस ऑफ बीटा को एम बोलते हैं, एंड कॉस ऑफ गामा को एन बोलते हैं। ये तो थ्योरी है। किसी लाइन के डीसीएस क्या होते हैं? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर उस लाइन का इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा है, तब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही हम लोग डीसीएस ऑफ द लाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग सिमिलरली जिसको हम लोग एल कॉमा एम कॉमा एन से डिनोट करते हैं। इतनी थ्योरी। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट बहुत ही मायने रखते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला पॉइंट कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों मेंशन नहीं किया गया, उसका एक कारण है। देखो बच्चे, आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमारे पास ये एक इनिशियल लाइन है, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो थीटा की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव में आती है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो थीटा आता है वो निगेटिव में आता है, पता है ना। लेकिन हम ये समझ में आया क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन होगा तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज होगा तो थीटा की वैल्यू निगेटिव में मेजर करते हैं। लेकिन मैं उन इंक्लाइनेशंस के क्या पता करता हूं? कॉस की वैल्यू। तो कॉस के बारे में हमको पता है कि कॉस माइनस थीटा एंड कॉस थीटा ये दो के दोनों इक्वल होते हैं, पता होगा बच्चे। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल आते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो थीटा पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज होगा तो थीटा निगेटिव आएगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू वही आएगी जो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आती है। प्रसाद, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ सर। कि यहां पर क्यों उसने मेंशन नहीं किया कि क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन लेना जरूरी है कि एंटी क्लॉकवाइज? यश, आपको? हाँ सर। किसी बच्चे ने भी हाथ उठाया था। हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? अभी कोई माइक्रोमैक्स के नाम से इंटर हुआ है। बच्चे बोलो, क्या बोल रहे थे आप? चल छोड़िए। तो देखें इधर क्या होते हैं ये। इतनी तो हो गई ये छोटी सी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक नोट करके लिखेंगे, नोट करके।
कि डीसीएस, मेरे साथ साथ लिखो, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्टकट में डीसीएस लिखते हैं। डीसीएस ऑफ अ लाइन इज यूनिक। यूनिक का मतलब कई बार बोल चुका हूं, आप लोग जानते भी होंगे, वन। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में एल की दो वैल्यू नहीं आ सकती, एल की दो वैल्यू नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस से तो एक ही एंगल बनाएगी। यश, लाइन एक्स एक्सिस से तो एक ही एंगल बनाएगी ना भाई, वाई एक्सिस से भी एक एंगल बनाएगी। एक एंगल है तो कॉस थीटा की तो एक ही वैल्यू आएगी ना, थीटा चाहे कुछ भी हो। यानी कि एल, एम और एन की एक एक और एक ही वैल्यू आनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में एल की दो वैल्यू नहीं आ सकती, एल की तीन वैल्यू बिल्कुल नहीं आ सकती। एल की ओनली वन वैल्यू एडमिसिबल है, सिर्फ एक वैल्यू हम लोग लेंगे। क्यों लेंगे आप समझ चुके होंगे, क्योंकि डीसीएस ऑफ अ लाइन यूनिक होता है। यूनिक का मतलब एक ही वैल्यू आएगी। एल टेक्स ओनली वन वैल्यू इन अ क्वेश्चन। क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो रही इसकी थ्योरी। अब देखो इसमें मैथ्स कितनी लगती है तो सीखो। आगे बढ़ता हूं बेटा, इस पेज को हटा दूं, हटाता हूं। चलिए आगे सीखें। सीखना बच्चे। अब थोड़ा डीसीएस के बारे में और डीपली पढ़ते हैं। हमने एक काम किया, एक लाइन ले ली ओपी, ऐसे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओपी लाइन ले ली है, या इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। जो सुबह वेक्टर पढ़ते हैं उनको और क्लियर हो जाएगा, बाकी लोग देखें। ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन सीखें कैसे। ये लाइन है, मान लेते हैं ओपी लाइन है। इस लाइन के हमको डीसीएस फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अपनी तरफ से मान लिया कि इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन अल्फा है, वाई एक्सिस से बीटा है, जेड एक्सिस से गामा है। प्लीज फोकस करना बच्चे। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या आएगा, पूरी बात सीखें। गौर से देखना बच्चे। तो हमने एक काम किया अपनी तरफ से कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया। प्लीज फोकस करना। ऐसे देखो बच्चे, सभी लोग चाहे तो आप लोग ग्राफ मेरे साथ ही बनाया करो। गौर से देखना, बाद में नोट करना जब बोलूं तब। इस अल्फा की कॉस वैल्यू पता करनी है। मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, लाइक पोजीशन वेक्टर में दिए जाते हैं, और ये लाइन भी है ओपी। सीखो बच्चे, जरा बताओगे ओ से एम तक की डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स, कल ही बता चुका था। क्यों? क्योंकि स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हैं, तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाईजेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद करो, कल बताया था बच्चे।
वाईजेड प्लेन हमारा बोला है, ये जो लाइन है वाई एक्सिस बिल्कुल इसी के ऊपर होगी, इसी के, ये इधर नहीं होगी लेफ्ट में ना, इसी के ठीक ऊपर होगी। ओके, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है कि नहीं है, वाईजेड प्लेन ये रहा। अब यही तो ओ एम होगा। देख बच्चे, इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी में ये एंगल अल्फा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, यहां पे 90 है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, जो बचा वो बेस। ओपी हम लोग निकाल सकते हैं, ओपी डिस्टेंस फार्मूला कल पढ़ाया गया था, ओपी हम इजिली निकाल सकते हैं, एक्स ऑलरेडी पता है। तो बेस एंड हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन देता है, कॉस, हमें कॉस अल्फा ही चाहिए, तो प्लीज फोकस करना। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स अपान ओपी। ओपी को भी मैं कंफर्म किए देता हूं, मतलब डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मीनिंग x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कॉस अल्फा यही आएगा बच्चे। ओके, सिमिलरली कॉस ऑफ बीटा वो कितना आएगा, y अपान अंडर रूट ऑफ दिस। एक ही हम दिखा सकते हैं, आपके लिए दूसरा भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। सिमिलरली कॉस ऑफ गामा कितना आएगा, z बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको हम लोग रेस्पेक्टिवली एल, एम एंड एन बोलते हैं। प्लीज फोकस करें। एक हमने अपनी तरफ से लाइन ले ली ओपी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई कमा जेड मान लिए, मान लिया इस लाइन का एक्स एक्सिस से इंक्लाइनेशन अल्फा, वाई से बीटा, जेड से गामा, एक राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम किया। हाइपोटेनियस डिस्टेंस फार्मूले से पता कर सकते हैं, ओ से एम तक की डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट होगी, कल ही बता चुका था। एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। तो एल की वैल्यू इतनी, एम की वैल्यू इतनी, एन की वैल्यू इतनी। अच्छा, पहला तो समझ में आ गया, दूसरा समझ में नहीं आया, आपको समझाता हूं, प्लीज समझें। ग्राफ बना लिया क्या आपने सभी लोगों ने बेटा? वो सर। बना लो बच्चे, फटाफट बनाओ, सभी लोग बनाएं। फिर मैं प्रूव करता हूं कि कॉस बीटा सर ऐसा क्यों लिख दिया मैंने। एक तो मुझे साफ साफ बता दिया गया, हो जाए तो बोलना। रमेश कुछ मत बोलो, मैं जानता हूं कोई डाउट तो रखता ही नहीं, मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम रिलैक्स रहो, बस तुम्हारा हो जाए मुझे बता देना। डाउट तो मैं रखते नहीं, डाउट रख दिया तो बेकार है पढ़ाना ही। देख भाई, अच्छा भाई, क्यों कॉस बीटा को भी y अपान रूट ऑफ दिस लिख दिया गया। ओपी बराबर है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस अल्फा x अपान ओपी ही आएगा, ऑब्वियस है। ओपी मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कल एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो कॉस अल्फा x अपान रूट ऑफ दिस आएगा, इसमें तो किसी को कोई टेंशन नहीं है, ना ही होनी चाहिए। सीखो बच्चे। अब कॉस बीटा ही ऐसा क्यों आया, तो प्लीज फोकस करें। थोड़ी देर के लिए हम एक काम करते हैं, इन एक्सिस को चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये मान लेते हैं x एक्सिस है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं
एक बार में एक ही की वैल्यू दिखा सकता हूं, चाहे कॉस अल्फा देख लो, चाहे कॉस बीटा देख लो, चाहे कॉस गामा देख लो, क्योंकि 3D है, एक बार में एक ही की वैल्यू दिखा सकता हूं। प्लीज फोकस करना बच्चे। तो लाइन का वाई एक्सिस से कितना इंक्लाइनेशन है, तब ये बीटा हो जाएगा। समझने वाले समझे। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बोलो बच्चे। ये एक्स, ये जेड एक्स प्लेन हो गया। तो जेड एक्स प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट की क्या इंडिकेट करती है, वाई कोऑर्डिनेट। तो इस बार ये एक्स एक्स वैल्यू नहीं, ये वाई हो जाएगी। ट्रायंगल वही है, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वाई अपॉन हाइपोटेनियस। सभी लोग समझ गए क्या। कॉस, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट होता क्या है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो दोबारा जाकर लेक्चर देखना। वाई कोऑर्डिनेट क्या बोला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्स प्लेन। तो ये रहा जेड एक्स प्लेन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वाई। तो ओ एम भी वाई होगा। ये एंगल अल्फा ना हो कि बीटा होगा। ये माइक्रोमैक्स बच्चा ज्यादा परेशान, इससे बात करता हूं भाई। ये बीटा होगा कि नहीं, तो कॉस बीटा ये आ जाएगा, सिमिलरली कॉस गामा ये आ जाएगा। अच्छा, ए बेटा माइक्रोमैक्स बोलो, देखते हैं। अच्छा भाई, तो ये चीजें कंफर्म हो गई। अच्छा प्लीज सीखें। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन डेवलप होगी जो हमारे बहुत काम आएगी। एल, एम और एन ये रहे। गौर से देखो तो तीनों के डिनोमिनेटर आइडेंटिकल हैं। तीनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, है कि नहीं। एक काम करता हूं, इन तीनों के स्क्वायर का सम निकालता हूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। प्लीज फोकस करें, मैं एक ही स्टेप में कर दूंगा। तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, रूट हट जाएगा, एलसीएम सेम आएगा। न्यूमरेटर से क्या मिलेगा, एक्स का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन से न्यूमरेटर क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर। थर्ड से क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर। कैंसिल आउट होके कितना हो गया, 1। तो हमें पता चल गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आएगा, 1। ये नेसेसरी कंडीशन है। क्या है ये, नेसेसरी कंडीशन फॉर डीसीएस ऑफ अ लाइन। किसी लाइन के डीसीएस होने की मैथमेटिकल कंडीशन है। कोई दी हुई 3 वैल्यू, समझ लें प्लीज, कोई भी 3 वैल्यू लाइक 1/2, 1/7, 1/9 बोलता है ये किसी लाइन के डीसीएस हैं, तो कंफर्म कौन करेगा, कंफर्म ये कंडीशन करेगी। ये मैंने प्रूव किया। any three given values called DCS of a line if satisfy this condition। पहले का स्क्वायर करूं, दूसरे का स्क्वायर करूं, तीसरे का स्क्वायर करूं और उन तीनों का सम 1 आना चाहिए, तभी हम मैथमेटिकली एडमिट कर पाएंगे कि हां ये किसी लाइन के डीसीएस ही होंगे। बात समझ में आई बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कंप्लीट करो। कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको रेंज नहीं मिल पा रही है, तो वीडियो लेक्चर मेरा देखेंगे, मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा लेक्चर होते। सर वेक्टर ना, क्या करूं, वेक्टर का
तो भाई तुझको तो मारूंगा, पहले रुक तू, आज टेंशन क्यों देता है भाई? पढ़ा रहा हूँ 3D, तुम बोल रहे हो वेक्टर। वेक्टर सुबह पढ़ा रहा हूँ ना। आप अपलोड करो यूट्यूब पे, बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे लोड तो किया है भाई, बस कल वाला नहीं कर पाया था यार, कल थोड़ा गड़बड़ हो गया था। आज वाला तो किया है, परसों वाला किया, हर लेक्चर लोड करता हूं। चलो ये समझ भाई जो पढ़ रहा है, किसी भी लाइन के डीसीएस कब माने जाएंगे? जब उनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल आएगा, तभी हम बोलेंगे कि यस, ये 3 न्यूमेरिकल वैल्यू डीसीएस ऑफ द लाइन हो सकती है। क्या ये 3 न्यूमेरिकल वैल्यू डीसीएस हो सकती है बेटा? हेलो, क्या ये 3 न्यूमेरिकल वैल्यू डीसीएस हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो। जो नहीं कर पाएंगे हम लोग जानते हैं, तो ये किसी लाइन के डीसीएस नहीं हो सकते, नेवर। Any 3 given numerical values claim to be DRS of a line if satisfy this condition only. L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 आना चाहिए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं डीसीएस क्या होता है। सीखो बच्चे, डायरेक्शन कोसाइंस, इसकी थ्योरी समझे 1 मिनट और फिर आगे बढ़ते हैं। कि अगर हमारे पास कोई लाइन गिवन है स्पेस में, तो उसके डीसीएस क्या होते हैं? उसके पैरेलल हम एक ओरिजिन से लाइन डालेंगे 0,0 से। अगर उस लाइन का इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस से अल्फा है, वाई एक्सिस से बीटा है, जेड एक्सिस से गामा है, ये लिखा हुआ है, अंग्रेजी लिखी है। देन उन इंक्लाइनेशन की जो कॉस वैल्यूज होंगी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन्हीं को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस या डीसीएस ऑफ लाइन बोलते हैं, जिनको हम लोग रेस्पेक्टिवली एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। ये तो थ्योरी है। डीसीएस ऑफ अ लाइन होते हैं यूनिक। यूनिक का मतलब एल की एक ही वैल्यू आ सकती है। क्यों? क्योंकि कोई लाइन एक्स एक्सिस से सिर्फ एक ही एंगल बना सकती है, चाहे क्लॉकवाइज बनाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज बनाए, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने पढ़ा है कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही होती है। माइनस आना क्या इंडिकेट करता है? कि क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन है। थीटा आना क्या इंडिकेट करता है? कि एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन है। ओके, ये तो रही थ्योरी, इस पे थोड़ा काम और किया। कहां गया भाई तू? एक हमने अपनी तरफ से लाइन ले ली ओपी, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स कामा वाई कामा जेड। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, इस लाइन का इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस से कितना है? अल्फा, वाई एक्सिस से कितना है? बीटा, जेड एक्सिस से गामा है। फिर अपनी तरफ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, पीएम ड्रा किया। पीएम की लेंथ कितनी हो जाएगी? एक्स, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोला था? वाईजेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एक्स हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस पता है, अल्फा है तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, 90 यहां पर तो उसके सामने हाइपोटेनियस होगी, जो बचा वो बेस होगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स अपान ओपी, इसकी लेंथ। ओपी का मतलब डिस्टेंस, फार्मूला डिस्टेंस लगाया, एल ये आ गया। सिमिलरली कॉस बीटा, कॉस गामा, क्या देखा? उनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल है। बोला यही नेसेसरी कंडीशन फॉर डीसीएस ऑफ द लाइन है, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती। आगे बढ़े, बात समझ में आई भाई सभी को? किसी को कोई डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो।
चलिए, डीसीएस के बारे में सिर्फ इतनी ही कहानी है। तो चलो भाई बारी बारी से हैं, कौन बताएगा? सूरत बेटा आए हो कि नहीं आए हो आप? जी सर। हाँ तो बताओ जरा कि डीसीएस ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगे? सर डीसीएस ऑफ एक्स एक्सिस, वेट, क्योंकि एक्स एक्सिस एक लाइन है। सर इसकी अगर इस पे एक्स एक्सिस पे मतलब इसका इंक्लिनेशन नहीं होगा तो एक्स एक्सिस पे 0 आएगा। इसको खुद का जो मतलब अगर अल्फा देते थे ना हम, खुद बच्चा, ये इंक्लिनेशन, तो वो अल्फा 0 0 आएगा। यस सर। और अब एक्स एक्सिस से यहाँ तक वाई एक्सिस तक ये बीटा आएगा। बीटा कितना होगा? बीटा होगा सर 90 डिग्री, बस हो गया। गामा भी 90 और डिग्री होगा। गामा भी 90 डिग्री आएगा। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इनकी कॉस वैल्यू कॉस 0, कॉस 90, कॉस 90, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो अगर हमसे कोई पूछे कि डीसीएस, बोला उतना ही डीसीएस है। किसी लाइन के डीसीएस क्या होते हैं बस कंफर्म होना चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से जो इंक्लाइनेशन होंगे उनकी कॉस वैल्यूज, बस हो गया। अच्छा, तो कॉस 0 की वैल्यू चलो आपके लिए लिखे देता हूं, कॉस ऑफ 0 कॉमा कॉस ऑफ 90 कॉमा कॉस ऑफ 90, या फिर क्या बोल सकते हैं 1 कॉमा 0 कॉमा 0। समझने वाले समझ गए होंगे। चलो सिमिलरली और लिख लो, डीसीएस ऑफ वाई एक्सिस क्या होंगे शुभम? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? 90, तो अल्फा 90 हो जाएगा, बीटा 0 हो जाएगा, गामा 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 मतलब 0, कॉस 0 मतलब 1, कॉस 90 मतलब 0। समझ में आ गया होगा। सिमिलरली डीसीएस ऑफ जेड एक्सिस मीनल क्या आएंगे? 0, 0, 1 बराबर है। चलिए, डीसीएस के बारे में कोई पूछे तो सिर्फ इतना ही, क्या कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल इंक्लाइंड है, वाई एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, जेड एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, उनकी कॉस में वैल्यूज। चलिए एक क्वेश्चन करता हूं, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। ये तुम्हारा जेई का क्वेश्चन है, करंट ईयर का है, करंट ईयर का क्वेश्चन है। देखता हूं कौन करता है। लिखो, इफ इंक्लाइनेशन of a line with x and y axis, करंट ईयर का क्वेश्चन है 15 14 से बाद में 15 16 17 का। अभी देखता हूं किसका है। इफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन विद x एंड y एक्सिस इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, देन find out DCS of the line। तब लाइन के DCS बताओ। समझे, Z एक्सिस से तो इंक्लाइनेशन बोला ही नहीं। Z एक्सिस से इंक्लाइनेशन बोलता तो cos 30, cos 45, cos ऑफ दिस DCS हो जाते। चलो देखो, जो बोला उस पे फोकस करो। L की वैल्यू कितनी? cos ऑफ 30, cos 30 कितना होता है? √3/2, एवरीबॉडी नो। सिमिलरली m इक्वल टू cos ऑफ बीटा मीनिंग 45 डिग्री, cos 45 1/√2। मान लिया कि अपनी लाइन z एक्सिस से कितना इंक्लाइनेशन है? cos ऑफ गामा, गामा इंक्लाइनेशन है, नहीं पता, पता चल जाएगा। L पता है, M पता है, N नहीं पता, तो वो रिलेशन किस लिए पढ़ा था? L M N अगर किसी लाइन के DCS हैं तो L² + M² + N² 1 आना चाहिए कि नहीं?
जरूर आएगा। सबकी वैल्यू डालो, n की वैल्यू निकाल लो। l की वैल्यू स्क्वायर किया तो 3/4। नेक्स्ट वन, cos 45 का स्क्वायर किया तो 1/2 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। n की वैल्यू निकालोगे तो इसको सॉल्व कर भाई, कितना हो गया 4 एलसीएम आएगा तो 3 + 2 यानी कि 5/4। प्लीज फोकस करना। तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 - 5/4। आप सभी लोग समझ पाए बच्चे? आंचल समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके बच्चे, भाई 4 एलसीएम आएगा तो इधर तो 3 बचेगा, इधर 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 5, 1 उधर चला, 5/4 उधर चला गया। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा -1/4। क्या n स्क्वायर निगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता, इसलिए नो सच लाइन इन स्पेस पॉसिबल। नो सच लाइन इन स्पेस इज पॉसिबल। क्लियर हुआ क्या? 4 नंबर का क्वेश्चन था। क्योंकि n एक्चुअली में तो cos अल्फा की वैल्यू है, और cos अल्फा की वैल्यू क्या होती है? -1 से लेकर +1 तक ही होती है। अब तो यानी कि सारी रियल वैल्यू होती है, -1 से +1 तक तो सारी रियल वैल्यू ही होंगी ना बच्चे। तो क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव पॉसिबल है? नेवर। तो ऐसी लाइन स्पेस में हो ही नहीं सकती। कंफर्म हो गया? अगला क्वेश्चन, ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है जो बोल रहा हूं, इसको नोट करो पहले। जो रिलेशन दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हो गया? अगला क्वेश्चन, ये भी जेई का क्वेश्चन है। जेई का नहीं, ये तो कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा सीटी में, यूपीटीयू में। देखना क्या है, या बोर्ड में भी आपके होगा, बोर्ड बुक में भी होगा कि लिखो DCS of a line which is equally inclined to each coordinate axis। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस लाइन के डीसीएस क्या होंगे जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड होगी? सारे पॉइंट लिखते जा रहे हो कि नहीं भाई? एक्स एक्सिस के डीसीएस 100, वाई एक्सिस के डीसीएस 010। सारे पॉइंट लिखते रहे ना भाई, हैं? वैसे मैं बोलता रहता हूं कि लिख लो। चलो देखो, यहां क्या इन्फॉर्म किया हमको कि इक्वली इंक्लाइंड है, मीनिंग अल्फा, बीटा एंड गामा ईच आर इक्वल। देयरफॉर उनके डीसीएस आल्सो इक्वल, यानी कि cos अल्फा, cos ऑफ बीटा, cos ऑफ गामा आल्सो इक्वल। देयरफॉर L = M = 1। समझ में आया कि नहीं आया रे? अगर किसी एक की वैल्यू पता चल जाए तो वही उन तीनों की वैल्यूज होगी, क्योंकि लाइन जो है वो इक्वली इंक्लाइंड टू ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अच्छा, तो फिर ये रिलेशन काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने बोला था। पहली बात तो एनी 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज डीसीएस तभी होंगी जब वो इस कंडीशन को फॉलो करें, और इसको हम और भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लाइक देखें तो हम सब लोग जानते हैं कि L² + M² + N² कितना आएगा? 1 आएगा। सुन बच्चे, कोई भी क्वेश्चन जेई वाला हो चाहे बोर्ड वाला हो, वो इसीलिए देता ही है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बस हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम उसके बारे में कितना अच्छे से जानते हैं। डीसीएस सिर्फ इतना ही है।
डीसीएस जो बोला सिर्फ यही है। अब इस पे जब भी क्वेश्चन देगा तो इसी के आगे पीछे हमारा क्वेश्चन घूमेगा। इक्वली इंक्लाइंड है तो अल्फा बीटा गामा। सर हाँ तुम, हाँ बोलो बच्चे, क्या बोल रहे हो? 1/√3 आएगा। हाँ बस हो गया, वही तो आएगा। चलो देखो, तीन के तीनों इक्वल हैं तो 3l, इसकी भी l, इसकी जगह भी l लिख सकता हूं, इसकी जगह भी l लिख सकता हूं। तो 3l स्क्वायर कितना आ गया? 1। तो l स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3, पॉसिबल है। तो l की वैल्यू कितनी आ गई? +(1/√3). लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि l की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके जो डीसीएस होंगे वो क्या होंगे? या तो तीन के तीनों प्लस प्लस होंगे, 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये भी डीसीएस होंगे और ये भी डीसीएस हो सकते हैं। समझ में आया क्या बच्चे? यानी कि 1/√3, 1/√3, 1/√3, या फिर -1/√3, -1/√3 या -1/√3। तो उस लाइन के डीसीएस या तो ये होंगे या तो ये होंगे। क्लियर हो गया बच्चे? नोट कर लो। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। चलो देखो, डायरेक्शन रेशियोज, नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितना डीसीएस इंपॉर्टेंट है उसी के बराबर डीआरएस भी इंपॉर्टेंट है। इस पेज को हटाता हूं, लिखो डायरेक्शन रेशियोज। इसको हम लोग शॉर्ट में D.RS भी बोलते हैं। डीआरएस, डीआरएस क्या होता है पहले इसकी अंग्रेजी समझ लें। चलो तो मेरे साथ साथ लिखो, इफ डीसीएस ऑफ अ लाइन, सुन लो भैया, 3D का हम कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो बगैर डीसीएस के क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, याद रखना। डीसीएस इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। डीसीएस और डीआरएस ही पूरी 3D में घूमता रहेगा और कुछ नहीं बोलेगा। डीसीएस डीआरएस, डीसीएस डीआरएस। तो बहुत फोकस करना प्लीज। डीआरएस क्या होते हैं? तो इन लोगों ने बोला कि डीसीएस ऑफ अ लाइन, इफ डीसीएस ऑफ अ लाइन इज L, M, N है। अगर मान लेते हैं कि किसी लाइन के डीसीएस L, M, N है। क्या आपने लिख लिया? नहीं लिखा तो लिख डालो। इफ डीसीएस ऑफ अ लाइन, डिफाइन क्या करने जा रहा है? डीआरएस। किसके थ्रू डिफाइन करेगा? डीसीएस के थ्रू। डीसीएस होंगे तो डीआरएस डिफाइन होगा। देखें आप प्लीज, क्या बोला इसने कि इफ डीसीएस ऑफ अ लाइन इज L, M, N। फिर बोलता है, नेक्स्ट लाइन से लिखता हूं, चाहे यहीं से लिख लो या नेक्स्ट लाइन से लिखना। देन बोलता है एनी 3 नंबर्स, एनी 3 नंबर्स। जाओ भाई सूरत, तुम पीर सुजैन जाओ पढ़ लेना फिर यूट्यूब में है। ओके देखें बेटा, देन एनी 3 नंबर्स A, B, C, कोई भी 3 नंबर L, M, N तो यूनिक होते हैं, लेकिन बोलता है ABC कुछ भी चलेगा। फिर से देखें, इफ DCS ऑफ अ लाइन इज L, M, N, बोलता है देन एनी 3 नंबर्स A, B, C कॉल्ड DRS। उसको हम लोग DRS बोलेंगे। इफ
बोलता है छोटी सी कंडीशन फॉलो हो जाए। कौन सी? इफ, प्लीज फोकस करना कि L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C। बस हो गया। बोलता है कोई भी 3 नंबर ABC उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। रेशियो का मतलब समझते ही हो, डायरेक्शन रेशियोज बोले जाएंगे कब? जब L/A, M/B, N/C इक्वल आ जाए। बस हो गया, कंप्लीट करो यहां तक। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब क्वेश्चन करेंगे तो कभी ना कभी हेल्प करेगा आपको। DRS किसी लाइन के यूनिक नहीं होते। मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन करूंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे। उफ, हो गया बच्चे? तो सीखो एक मैथ्स का रूल। देखो मैथ्स का रूल क्या है, तब DRS हमें कंफर्म होगा। जैसे 1/2, 2/4, 3/6, ये तो हो गया डिफिनेशन। DRS सिर्फ इतना ही है। अब इसमें मैथ्स कैसे लगती है, कैसे DRS से कनेक्ट करेंगे, कैसे इंटर कन्वर्जन होगा, ये सिखाया जाएगा। तो लाइक आप देखें 1/2, 2/4, 3/6, बेटा ये सब बराबर हैं। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो सीखना प्लीज। तो फिर मैथ्स बोलती है कि अगर ऐसा कभी होगा तो फिर ऐसा भी होगा। रूट ऑफ 1² प्लस 2² प्लस 3² अपान रूट ऑफ 2² प्लस 4² प्लस 6²। बोलता है फिर इन तीनों को इसके भी बराबर होना पड़ेगा। चाहो तो चेक कर लो। देखो जरा न्यूमरेटर में क्या आएगा। 9, 1, 10, 14, तो न्यूमरेटर आया 14। कोई लिखेगा नहीं, समझो के लिए। 36, 16, 4, 40 प्लस कितना है बच्चे? 36 प्लस 4, 40 आ गया। और 16 कितना होता है रे? 56। 14 4 जा, पता है ना भाई। और 4 का रूट निकालूंगा तो कितना बाहर आएगा? 1/2 के बाहर आएगा। ये मैथ्स का एक रूल है। क्या रूल है? कि अगर हमारे पास, आप लिख लें x/A इक्वल टू, कहीं पे लिख लेना ऊपर नीचे, y/B इक्वल टू Z/C चल रहा है, तो फिर इसको आल्सो इक्वल पुटअप कर सकते हैं। x² प्लस y² प्लस Z² अपान रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C² के। इसको कहीं नोट करके अपनी नोटबुक में लिख लो। ये एक मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है, पता चला ही। इसका हम यहां पे यूज कैसे करेंगे वो सीखना। हो गया क्या? अच्छा, जल्दी करो भाई, सीखें। ओके, सीखो बच्चे, हम कैसे यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का, और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, कैसे कैसे रिलेशन डेवलप होगा। बहुत मजा आएगा, सीखें। DRS के बारे में सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन दे दी गई। बोलेगा जो भी डिनोमिनेटर में आएगा वही DRS ऑफ द लाइन होगा। अच्छा, तो सीख बच्चे, वो वाला रूल हम यहां, इसको तो आपने बॉक्स के अंदर बंद कर लिया होगा। एक बार आप फिर से लिखें, L/A, नोट करके लिखना शुरू करना। L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C। ये तीनों इक्वल है, तो फिर इनको आल्सो इक्वल होना पड़ेगा किसके?
द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स लाइज इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या समझ पाए? अच्छा, इससे में बेनिफिट क्या होगा? एल, एम एंड एन तो डीसीएस थे। अगर ये डीसीएस हैं तो इनके स्क्वायर का सम 1 होगा, तो इसको हम लोग 1 अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बराबर है क्या बच्चे? हेलो, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं भाई? यहां ये डीआरएस की डिफिनीशन थी। एनी 3 numbers ABC called DRS if satisfy this condition। हो गया। अब इसमें मैथ्स कैसे लगेगी वो मैं आपको सिखा रहा हूं, सीखो। क्लियर हो गया क्या? तो सीख भाई। अच्छा, प्लीज फोकस करना। ये और ये इक्वल है, तो एक काम किया हमने, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, पहले और आखिरी को इक्वल पुटअप किया। तो जब पहले और आखिरी को इक्वल पुटअप किया तो क्या हम लोगों को एल की वैल्यू ए अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल सकती है? टेकिंग सेकेंड एंड लास्ट, प्लीज फोकस करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? b अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली टेकिंग थर्ड एंड लास्ट, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो सुबह मुझसे पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। 3-4 लोग हैं सुबह वाले, उनको पता चल गया होगा। ये कॉन्सेप्ट देखो एक्चुअली में क्या है। डीआरएस के बारे में अभी हम ज्यादा कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ इतना बताया गया, उसी से हमने मैथ लगाना शुरू किया। चलिए देख बेटा, ये क्या बोलता है? ये उल्टी कहानी है। ए बी सी क्या है? डीआरएस है। ये कॉन्सेप्ट हमारे किस काम आएगा? अगर किसी लाइन के डीआरएस हमको गिवन है तो डीसीएस निकालने के काम में आएगा। लाइक हमसे बोल दे किसी लाइन के डीआरएस 1,2,2 है, तो बताओ उस लाइन के डीसीएस क्या होंगे? तो एल की ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, सी की वैल्यू ये हो गई। तो फिर एल कितना आएगा? ए अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एम कितना आएगा? 2 अपान अंडर रूट ऑफ 9 क्यों? 4 नहीं, 4 दूना 8 9 बराबर है। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2 अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ समझ में आया क्या? ये रिलेशन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। किस बिहाफ पे? उल्टा क्वेश्चन करने के लिए। भाई एबीसी क्या है? डीआरएस। एल एम एन क्या होते हैं? डीसीएस। तो अगर हमको किसी लाइन के डीआरएस गिवन है तो फिर डीसीएस निकालने की ये टेक्निक है। तो इसको बॉक्स के अंदर बंद करें। आपको समझ में आ गया होगा कहां से आया। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट यूज किया मैथ्स का, जो राइट है। और बॉक्स बंद करने के बाद इसके नीचे लिखें यूजिंग दिस, या यूजेस लिख लो। यूजेस कहां यूजेस है? फॉर DCS if DRS is given। अगर किसी लाइन के DRS हमको देगा तो DCS निकालने का ये तरीका भी होगा।
क्लियर हो गया क्या बच्चों? चलो और बताओ भाई। मैं